आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इंग्लिश में वर्ब वो शब्द होता है जो किसी काम, अवस्था या स्थिति को बताता है, लेकिन वर्ब्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब वाक्य में होने वाले मुख्य काम को या एक्शन को बताता है। इसका अपना अर्थ पूरा होता है, जैसे ईट, रन, राइट, प्ले, रीड। मेन वर्ब के बिना कभी भी कोई सेंटेंस पूरा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की मदद करती है। यह टेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव और वॉइस को बनाने में हेल्प करती है। मेनली ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू है। ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मे, मस्ट, शुड, विल, एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब मेनली कोई काम नहीं करती, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। तो याद रखिएगा, जो मेन वर्ब है ये आपका कोई भी जो मुख्य काम होगा उसको करेंगे, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हेल्प करने वाले हैं। So, hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 वर्ब्स, मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। एक वार्म अप सेक्शन ऊपर आपके लिए दिया गया है। हमेशा की तरह इस वार्म अप सेक्शन में आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका प्रीवियस नॉलेज इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जो कि आप अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कितनी जानकारी आपको है। चलिए देखते हैं। वर्क in groups of three and add the missing words in these sentences. The zebra at the zebra crossing crossed the road because the signal turned green. Nothing will be there. अगर आप यूज ही करना चाहते हैं तो you will use their had. Second one, the maths book looks unhappy because it has been loaded with problem. The musician is carrying a ladder because he is going to teach high notes. Fourth, the past, present, and future were sitting silently. They were very tense. The ocean was saying goodbye to us. It waved. I hope आपने इस fill in the blanks को fill कर लिया होगा। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, ये Did you find these sentences funny? आपको जो भी सेंटेंसेस फनी लगे होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, यू जस्ट एडेड सम हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द मेन वर्ब टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। आपने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड किया है मेन वर्ब्स के पहले, ये दिखाने के लिए कि कैसे वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जैसे आप सिटिंग की बात करें, कैरिंग की बात करें, सेइंग की बात करें, बीन की बात करें, और यहाँ गोइंग की बात करें, इन सभी मेन वर्ब के पहले आपने किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। लेट अस रीड ऑन टू लर्न अबाउट मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए हम इस चैप्टर में जानकारी और लेते हैं मेन वर्ब्स के बारे में और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए यहाँ निकल कर आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इंडिकेट एन एक्शन, एन इवेंट, अ स्टेट और पोजीशन इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब किसी सेंटेंस में किसी एक्शन, इवेंट और स्टेट या पोजीशन के बारे में बात करता है जो कि उस सेंटेंस में आए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it was the day of the marathon. We ran for a cause. We have miles to our credit. We are tired now. अब देखिएगा, 1 2 3 4 4 फुल स्टॉप्स हैं। 4 फुल स्टॉप्स मतलब 4 सेंटेंसेस हैं। अब इस 4 सेंटेंसेस में जहाँ कहीं पे भी आपको इटैलिक वर्ड मिल रहा है वो आपका मेन वर्ब है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है, ये एक इटैलिक वर्ड है, ये एक इटैलिक वर्ड है, एंड देन ये एक इटैलिक वर्ड है। मेन वर्ब इंडिकेट एन एक्शन, एन इवेंट, स्टेट और पोजीशन। तो जहाँ पे भी आपको इटैलिक वर्ड मिला है वो क्या दिखाएगा आपको, एक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में, स्टेट के बारे में या पोजीशन के बारे में। कह रहे हैं कि ये कैसा दिन था, ये मैराथन का दिन था, राइट। वी रैन फॉर अ कॉज, हम एक कारण के लिए दौड़े। वी हैव माइल्स टू आवर क्रेडिट, वी आर टायर्ड नाउ। अब इसके बाद मेन वर्ब्स के बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात की जाती है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली होता क्या है, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है।
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में क्या बताया जा रहा है? समटाइम्स द मेन वर्ब्स यूज अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू शो टेंस। कभी कभार क्या होता है, मेन वर्ब्स यूज अदर हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर एक लाइन लिखी थी कि इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मेन वर्ब के साथ किया जाता है उस टेंस को दिखाने के लिए कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। दे अपीयर बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। वो मेन वर्ब के पहले उस सेंटेंस में आते हैं। मेनली 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी, हैव और डू। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं और इनका यूज़ मेन वर्ब से पहले होता है, और साथ ही साथ कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पर मेन वर्ब न हो तो उनका यूज़ इंडिपेंडेंटली भी किया जाता है। नाउ ऑन पेज नंबर 45 कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड आर फॉर्म ऑफ द वर्ब बी फंक्शनिंग एज द मेन वर्ब। कह रहे हैं कि जो बी का फॉर्म है, बी में इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बिंग और बीन, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं तो ये बी का फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसे आर को मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है। सेकंड एग्जांपल है, दे आर ड्राइविंग टू द कंट्री साइड आर अ फॉर्म ऑफ वर्ब बी फंक्शनिंग एज ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। अब आप पूछोगे सर क्यों ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है? क्योंकि इसके बाद देखिएगा मेन वर्ब ड्राइविंग आई हुई है। नेक्स्ट है, आई हैव a spare pen have functioning as the main verb। अब यहाँ पे have को main verb की तरह ट्रीट किया गया है क्योंकि इसके बाद कोई और मेन वर्ब नहीं है। सो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आया हुआ है। सागर हैज चूजन टू बी एन एथलीट। अब ये जो हैज़ का फॉर्म है, अब यहाँ पर हैज़ का फॉर्म किस तरीके से आया है? हैज़ का फॉर्म ऑक्सिलरी की तरह आया है क्योंकि हैव्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चूजन आई हुई है। आई डिड द वॉशिंग टुडे। डिड द फॉर्म ऑफ डू, मैंने शुरू में ही बताया आपको ना। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, डू के फॉर्म में आते हैं डू, डज एंड डिड। ठीक है, तो डिड इज अ फॉर्म ऑफ डू फंक्शनिंग एज द मेन वर्ब। डिड के बाद कोई वर्ब आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड डू फंक्शनिंग एज द ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे डू और रन, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस देखने के बाद मैं बता दूं, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब खुद आएगा वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ आएगा तो वो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होगा। दैट्स क्लियर। नाउ एक्सरसाइज ए, write M if the underlying verb is a main verb, or A if it is an auxiliary verb. Then check your answer based on this. If the underlying verb is followed by another verb, it is an auxiliary verb. If the underlying verb can stand on its own, then it is main verb. So mainly मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 में जो बातें की कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब अकेले आएगा तो वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है तो वो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होगा। लेट्स बिगिन फॉर द आंसर। Here we go. Exercise A. Rule reminder. If the underlined verb helps another verb, then it will be auxiliary verb. If the underlined verb can stand alone, then it is main verb. My grandmother is a great singer. Is main verb. Explanation is stands alone and links the subject with information. Second, I have invited 15 friends for the party. Have answer auxiliary verb. Explanation have helps the main verb invited. Third, they did all that was assigned to them. Answer main verb. Explanation did is the main action and stands alone. Fourth, they are picking beans for the stew. Answer A auxiliary. Explanation were
helps the verb picking, right? Next is Maggie does not like sweets. Auxiliary verb explanation does helps the main verb like. Sixth, the guards have bulletproof jacket. Have is the main verb because show possession and stands alone. Seventh, the leopard is considered to be shy animal. Auxiliary verb because is helps verb considered. Eighth, do you recall the name of the shop? A. Auxiliary verb. Explanation do helps the form of a question. Dad does all the housework with mom. Main verb does means perform and stands alone. Last question. We have driven a long way from home. Auxiliary verb have helps the verb driven present perfect tense. आगे देखिएगा क्या लिखा है. The verb be. The verb be as a main verb denotes a state. जो बी का फॉर्म है ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट होता है. डिनोट्स अ स्टेट. स्टेट अवस्था के बारे में बात करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्टेटमेंट्स और टू गिव इंफॉर्मेशन. इसका यूज़ स्टेटमेंट्स देने के लिए भी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द बॉय इज अ स्कॉलर. एक्सप्रेस स्टेट बी का फॉर्म है. इसके पहले एक सेल्फ हेल्प का सेक्शन देख लीजिएगा. बी के फॉर्म में क्या बताया गया है वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है वो यहाँ बताई जा रही है. एम इज आर वॉज वर बिंग और बीन ये सभी बी के फॉर्म होते हैं. तो यहाँ बी के साथ कोई और मेन वर्ब आया नहीं आया. तो ये इज यहाँ पर क्या बता रहा है. इज बता रहा है स्टेट अवस्था को सिचुएशन को. वी वर सून 20 इन द ग्रुप स्टेटमेंट. जल्द ही हमारा 20 लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा. ये एक स्टेटमेंट है. राइट. वर्ब के साथ कोई और मेन वर्ब नहीं है. देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ये इंफॉर्मेशन है. किसके बारे में. इस आर के बारे में. और आर के साथ कोई और मेन वर्ब है नहीं है. The verb be and its forms are used as an auxiliary. कह रहे हैं be और उसके ये जो फॉर्म्स है ना ये auxiliary verb की तरह ट्रीट होते हैं before the ing form of the verb to form an continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनका यूज़ ing के साथ होता है ये बताने के लिए कि वो चीज़ें हमारे साथ लगातार इन मीन्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही हैं. जैसे ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. राइट. वी आर ऑब्जर्विंग अर्थ डे टुडे. आज हम अर्थ दिवस मना रहे हैं. द टीचर्स वर कॉलिंग आउट द नेम्स ऑफ सम स्टूडेंट. टीचर कुछ बच्चों के नाम पुकार रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखिएगा आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है और ऑब्जर्विंग का यूज़ किसकी तरह हो रहा है. मेन वर्ब की तरह हो रहा है. सेम यहाँ पर भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है और कॉलिंग आउट मेन वर्ब की तरह आया है. टू फॉर्म द पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल द डोर हैज़ बीन शट टू टेक ऑफ. द वॉल वॉज बींग डिमोलिस्ड. अब पैसिव वॉइस में क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. राइट. इतना तो आपको पता ही होगा. एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में क्लास 7 पे आपने देखा होगा. अब जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हैव के साथ बीन का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर दिखाया जा रहा है पैसिव वॉइस में कि दरवाजे बंद कर दिए गए. हैव बीन शट ऑफ फॉर टेक ऑफ. इट्स काइंड ऑफ अ फ्लाइट. द वॉल वॉज बिंग डिमोलिस्ड. अब वॉज के साथ आपको पता है कि हमारी ing फॉर्म आती है जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाया गया है. वॉज और वर्ब के साथ ing फॉर्म आएगी बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म. लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा वॉज के साथ जब बिंग आ गया तो बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. क्यों. क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की. आई होप पेज नंबर 45 आपका क्लियर हुआ होगा. नाउ ऑन पेज नंबर 46 इट शोज यस एट द बिगनिंग टू द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो बी के फॉर्म हैं बी के फॉर्म का यूज़ अगर स्टार्टिंग में करें तो वो कैसे सेंटेंस बन जाएंगे. वो बन जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जैसे वर यू रीडिंग अ बुक दिस आफ्टरनून. क्या आप ये किताब इस दोपहर पढ़ रहे हैं. आर यू कमिंग फॉर
द शो। क्या आप शो देखने के लिए आ रहे हैं? तो आप यहाँ पर देखिएगा बी में जैसा कि मैंने बताया था आपको इज़, एम, आर, वॉज, वर एंड बीइंग और बीइंग, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि जब इनका यूज़ सेंटेंस के बीच में आएगा मेन वर्ब के साथ तब कैसे यूज़ होता है, पैसिव वॉइस में आए तब कैसे यूज़ होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तब कैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है द वर्ब हैव। जब द वर्ब हैव के बारे में बात कर रहे हैं, द वर्ब हैव एज अ मेन वर्ब इंडिकेट पोजीशन। ये हमें बताता है पोजीशन कि आपका स्वामित्व कितना है, आप उस पर कितना पोजीशन, दैट मीन्स हिंदी में अधिकार रखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ही हैज़ अ न्यू हेयर कट। उसने एक नया हेयर कट करवाया है। अब हैज़ के साथ कोई और फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो हैज़ है ये क्या बताएगा? पोजीशन, अधिकार के बारे में। इसके पहले एक सेल्फ हेल्प का सेक्शन देख लीजिएगा। हैव के जो फॉर्म है उसमें हैज़, हैव और हैड, ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी। इसके पहले आपने पढ़ लिया है बी का फॉर्म, अब आप पढ़ रहे हैं किसका फॉर्म? हैव का फॉर्म। तो हैज़, हैव के हैज़, हैव और हैड के बारे में बात करेंगे। द वर्ब हैव as the main verb is also used to express events, action or expression. The verb have as a main verb is also used to express events, actions or experiences. For example, we have an exam tomorrow. यहाँ पे इवेंट की बात हो रही है। They have an early dinner. यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है। We had lots of fun in the museum. एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अब आप तीनों स्टेटमेंट देखिए, तीनों स्टेटमेंट देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है? तीनों स्टेटमेंट देखने के बाद आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो हैव का फॉर्म है, हैव, हैज़ और हैड, इसे मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो कि इवेंट, एक्शन और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और मेन वर्ब की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि इनके बाद कोई और मेन वर्ब है ही नहीं। अगर वो होता तो ट्रीट होता, नहीं है तो फिर नहीं है। थर्ड, द verb have and its forms are used as an auxiliary to form the perfect tense and the perfect continuous tense। कह रहे हैं कि have और उसका जो फॉर्म है कौन कौन सा, have, has और had, इनका यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे? द डॉक्टर हैज एग्जामिन माई थ्रोट, प्रेजेंट परफेक्ट। Maria had not eaten when he reached past perfect. He has been sleeping since 9, present perfect continuous tense। तो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिएगा हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी आपको हैज़, हैव और हैड दिखाई दे तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो बनाती है परफेक्ट टेंस। और जब आप बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो वहाँ पर इनके साथ लग जाएगा बीन प्लस आईएनजी। काफ़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आई होप आपको मेरी वॉइस से क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज ये नोट्स थोड़े से शॉर्ट ही हो गए। अब देखिएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तो हैज़ के साथ बीन का यूज़ होते हुए आईएनजी फॉर्म बना रहा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये हैज़, हैड और ये हैज़ बीन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को। और इनके बाद जो चीज़ें आई हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो या आईएनजी फॉर्म में हो तो वो क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो इंडिकेट कर रही हैं आपके मेन वर्ब को। फोर्थ है द वर्ब हैव and its forms are used as an auxiliary at the beginning when forming interrogative sentences। अब देखिएगा हैव और हैड या एक और चीज़ जो हमारे पास आती है हैज़, इनका यूज़ सेंटेंस बताता है कि उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने टू बी का फॉर्म किया था। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। हैव यू मार्क्ड योर अटेंडेंस, हैड यू सेव्ड द प्रोग्राम बिफोर यू पावर्ड द कंप्यूटर ऑफ। तो यहाँ पर हैव का यूज़ और यहाँ पर हैड का यूज़ कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। द वर्ब डू, द वर्ब डू एज अ मेन वर्ब इज यूज टू इंडिकेट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। डू का यूज़ मेन वर्ब की तरह किया जाता है ये दिखाने के लिए कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी के बारे में कैसे बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
We shall oblique will do our homework regularly now. Linda does the clothes in a washing machine. अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए फॉर्म दिया गया है, मैंने तो 3 ही बताए थे, यहाँ पर 5 है। डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ये 5 फॉर्म किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? डू की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट निकल कर आता है, द वर्ब डू एंड इट्स फॉर्म्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी। इनका यूज़ ऑक्सिलरी की तरह किया जाता है। और कैसे किया जा रहा है? टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ यस और नो आंसर। जब यस या नो का आंसर दिया जाए, जैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ एज एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी मनी विथ यू, तो आप जवाब दोगे यस आई हैव सम मनी विथ मी, या नो आई डोंट हैव एनी मनी। ऐसे आप जवाब देते हैं, तो इसी का जवाब क्या आ रहा है? यस नो आंसर में। सेकेंड पॉइंट का बी फॉर्म है टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक द इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप डू को देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, और लाइक किसकी तरह आ रहा है? ये मेन वर्ब की तरह आ रहा है, राइट। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, द मैनेजर डिड नॉट कम। अब मैनेजर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। डिड किसकी तरह आएगा? डिड आ रहा है आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह, और कम किसकी तरह आ रहा है? ये आ रहा है आपका मेन वर्ब की तरह। क्लियर? नाउ सी हियर सेक्शन 2 पॉइंट नंबर सी, फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब किसी चीज़ को जोर देकर कहना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो यू डू एग्री विथ मी। तो क्या आप मुझसे सहमत हैं? अब देखिएगा, डू का यूज़ एग्री के साथ किया जा रहा है एम्फेसिस देने के लिए। अब डू किसकी तरह यूज़ होगा? डू यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, और एग्री किसकी तरह यूज़ होगा? वो मेन वर्ब की तरह होगा। आई डिड कॉल यू बैक देन। अब यहाँ पे अगेन डिड का यूज़ और कॉल का यूज़ एम्फेसिस देने के लिए तो हो रहा है, तो ये डू किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और कॉल किसकी तरह काम कर रहा है? ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमिंग इंट्रोगेटिव्स विथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। वी कैन चेंज a statement into an interrogative statements by beginning it with an auxiliary verb. अब वो कैसे auxiliary verb के साथ beginning करेंगे? And then placing the subjects and the verb auxiliary plus subject plus verb. For example, देखिएगा structure practice में, the grass has been moved. अब यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपके साथ इस वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ द ग्रास बीन मूव्ड। अब इसने क्या किया? इसे इंट्रोगेटिव के फॉर्म में चेंज कर दिया है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट। डज शी वॉन्ट टू बिकम अ पायलट? अगेन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, the horses are ready to race. Are horses ready to race? इसी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस के बेस पे आपका जो सेकंड स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन का, वो यहाँ पर लिखा गया है। और क्या कहता है? राइट क्वेश्चन बिगनिंग विद द राइट forms of be, do, or have. For the statements given below, the first one has been done for you, then work in pairs and take turns to role play the questions and answer. Spot mistakes if there are any while conversing. Here we go for exercise B. We have to transform into the form of question. Scuba diving is quite safe if you follow the rules of the sports. Question: is scuba diving safe if you follow the rules of the sports? Question mark. A broken toe is the most common scuba diving injury. Is a broken toe the most common scuba diving injury? Third, exploring shipwrecks under watermark is very interesting. Is exploring shipwrecks under water very interesting? Question mark. 4. A British scuba diver spent almost 15 hours underwater. Did a British scuba diver spend almost 15 hours underwater? Question mark. Fifth, swimming and underwater breathing apparatus are necessary for scuba diving. Are swimming and underwater breathing apparatus necessary for scuba diving? Question mark. Sixth, people with heart
problems are not advised to do scuba diving are people with heart problem not advised to do scuba diving. Seventh, the oxygen tank scuba divers carry has special gases. Does the oxygen tank scuba divers carry have special gases? Question mark. Eighth, diving suits are one piece waterproof suits. Are diving suits one piece waterproof suits? Question mark. Ninth, sounds travel 5 times faster underwater. Does sounds travel 5 times faster underwater? Question mark. Tenth and the last one. Falling coconut kill more people than sharks underwater. Do falling coconuts kill more people than sharks underwater? Question mark. Here we go. Exercise C passage with correct auxiliary identified. Naveen has been our newspaper vendor for 10 years. Has auxiliary verb as helping verb, been main verb, linking verb. Second, he has always delivered papers punctually. Has auxiliary verb helps delivered. One day, while he was riding his bicycle loaded with papers, he was singing merrily. Merrily मतलब बड़ी खुशी से. Was riding auxiliary verb. Was singing auxiliary verb. It was very foggy and cold. Was main verb linking verb. Fifth, an old man who was taking his morning walk saw him and asked him what had made him come out so early. Was auxiliary verb helping taking. Had auxiliary verb helping made. Naveen replied that he was going to distribute the papers and had come out early. Was auxiliary had auxiliary. The old man had asked him next, do you not get tired for school? Had auxiliary verb, do auxiliary verb, question form. Eighth, it is refreshing to start one's day early. Is main verb, linking verb. 9. When the air is fresh is main verb, linking verb. 10. Also, I am driven by the fact that I am funding my education. Am auxiliary verb, passive voice, am driven, am auxiliary verb, helping, funding. Exercise D. Here we go. For question number 1 to question number 10. They had forgotten everything that was discussed. Do you know where I had kept my book? Third, they had abandoned the house before the war started. 4. Where have you been working these days? The rules have been broken and the culprits will be tried before the jury. Does anyone remember the route to the city? Seventh, the car had been towed away to the workshop by a crane. Who has been tampering with the show? On waking up, I realized I had been left alone in the house. Tenth and the last, the package has been laying unopened since its delivery. Here we go for the summary. समरी में हमने क्या सीखा पेज नंबर 48 पर पूरे चैप्टर के बारे में. इन दिस लेसन वी हैव लर्न दैट इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब आती हैं. एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो रही है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो रही है. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, डू और हैव इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट भी किया जाता है, जो कि मेन वर्ब से पहले आते हैं सेंटेंस में. और साथ ही साथ जहाँ पर मेन वर्ब न हो तो ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं. दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ मेन वर्ब एंड. और इसके साथ ही साथ as helping verbs be, do and have are used to form. अब जैसे देखिएगा हमेशा ये सेंटेंस में टेंस को रिप्रेजेंट करे ज़रूरी नहीं है. ये रिप्रेजेंट कर सकती हैं पैसिव फॉर्म को भी और इंट्रोगेटिव और निगेटिव फॉर्म को भी. पैसिव फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस एंड द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में. आई होप आपको हमारा ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा. फिर भी
आपको अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ वर्ब्स मोडाल्स के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद।